दोस्तों, मैं हूँ राधा तिवारी। गंगा सागर साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि स्वस्थ रहना ही बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो है मौसम चेंज हो रहा है, तो स्वस्थ रहिए। क्योंकि जब आप स्वस्थ ही नहीं रहोगे तो तैयारी कैसे सही से हो पाएगी। तो मैं आज आपको राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना लाइन बाय लाइन कहानी और दृष्टि बुक से आपको मैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी करवाऊंगी। इसके पहले जो यूजीसी नेट सिलेबस में कहानी जितनी लगी हैं, कहानी का प्रकाशन वर्ष और उनकी पत्रिका, सब हम एक बार देख लेते हैं। चलिए टाइम बिना वेस्ट किए देखते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी का प्रकाशन वर्ष है 1901, छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई है। दूसरी है चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। दुलाई वाली 1907 की प्रकाशन वर्ष है, ये भी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन 1907-08 में प्रकाशन वर्ष हुआ है, जमाना पत्रिका। आप 1907 या 8 जो भी एग्जाम में आपको सामने आए उसी में टिक करना है। ऐसा नहीं होगा कि 1907-08 दोनों ऑप्शन में आए। अगर आएगा तो वो क्वेश्चन कैंसिल कर दिया जाएगा। कानों में कंगना 1913 प्रकाशन वर्ष है, इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई है। उसने कहा था 1915 प्रकाशन वर्ष, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित। आकाशदीप 1928 या 29 प्रकाशन वर्ष है। अपना अपना भाग्य 1929 या 31 है, विशाल भारत में प्रकाशित हुई है। ईदगाह का प्रकाशन वर्ष 1933, चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई है। गैंग्रीन या रोज कहानी के दो नाम हैं, पहले गैंग्रीन था, बाद में रोज कर दिया गया था। इसका प्रकाशन वर्ष है 1934। इसकी कोई पत्रिका नहीं दी हुई है। राही कहानी 1947 में प्रकाशन वर्ष है, हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। सिक्का बदल गया 1948 की कहानी है, प्रतीक पत्रिका में प्रकाशन हुआ है। आगे देखते हैं परिंदे कहानी का प्रकाशन वर्ष, जिसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि 1957 माने या 60 माने। तो ये हंस पत्रिका में प्रकाशित है। यदि आपको परिंदे कहानी पूछे तो 1957 में टिक करना है। यदि परिंदे कहानी संग्रह पूछे तो 1960 में टिक करना है। कोसी का घटवार 1957 या 58 प्रकाशन वर्ष, कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई है। लाल पान की बेगम 1957 प्रकाशन वर्ष, कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई है। लाल पान की बेगम। राजा निर्वंशिया 1957 या 58, कोई भी आप मान सकते हैं। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम 1958 का प्रकाशन वर्ष है, अपरंपरा पत्रिका में प्रकाशित हुई है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजा निर्वंशिया 1957-58। पिता 1965 प्रकाशन वर्ष है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर 1970 प्रकाशन वर्ष है। अमृतसर आ गया 1973, हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई। इसके पहले हम कहानी पढ़ चुके हैं, कानों में कंगना, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर नहीं। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं एक टोकरी भर मिट्टी, चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली, कानों में कंगना। एक बार जितने कहानीकार लगे हुए हैं उनको देख लेते हैं। माधवराव सप्रे का जन्म काल है 1971, प्रेमचंद का 1880, राजेंद्र बाला घोष 1882, चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1883, जयशंकर प्रसाद 1889, राधिका रमण प्रसाद सिंह 1890, सुभद्रा कुमारी चौहान 1904, जैनेन्द्र 1905, आगे 1911, भीष्म साहनी 1915, फणीश्वर नाथ रेणु 1921, हरिशंकर परसाई 1924, कृष्णा सोपती 1925, निर्मल वर्मा 1929, कमलेश्वर 1932, शेखर जोशी 1932, ज्ञान रंजन 1936। देख लेते हैं दृष्टि वाले से पहले इम्पॉर्टेंट फैक्ट, फिर हम लाइन बाय लाइन कहानी पढ़ेंगे। अभी तक पिछले कहानी में पहले मैं लाइन बाय लाइन कहानी पढ़ाती थी, इसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट फैक्ट करती थी। इस बार ट्राई करते हैं पहले फैक्ट
फिर कहानी लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे। हमको पढ़ना है राजा निर्बंसिया कहानी, क्योंकि सभी कहानी के पहले इम्पोर्टेंट फैक्ट भी इम्पॉर्टेंट है और उसके पहले जितने भी यूजीसी नेट के सिलेबस में कहानी लगी हैं उनका कालक्रम क्रोनोलॉजी ऑर्डर आपको ज़रूर याद करना है और उनके राइटर का ज़रूर याद करना है कि उनके राइटर का कब जन्म हुआ है और जितने भी राइटर हैं उनकी इम्पोर्टेंट और कौन कौन सी रचनाएं हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देख लेते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। राजा निर्बंसिया 1957 दृष्टि में दिए हुए, 1957-58 दोनों हैं। कमलेश्वर का पहला कहानी संग्रह है 1957 में। इस संग्रह में और कौन कौन सी कहानी संकलित हैं वो भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि आजकल पूछ रहा है कि कौन सी कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है और उस कहानी संग्रह में और कौन कौन सी कहानी संकलित है और कहानी किस कहानी संग्रह के कितने नंबर में संकलित है ये भी पूछ रहा है। तो देवा की माँ, पानी की तस्वीर, धूल उड़ जाती है, सुबह का सपना, मुर्दों की दुनिया, आत्मा की आवाज़, राजा निर्बंसिया। इसमें जो है राजा निर्बंसिया कहानी संग्रह में संकलित राजा निर्बंसिया कहानी 7वें नंबर पर आती है। राजा निर्बंसिया पौराणिक कथा के साथ साथ चंदा की आधुनिक कथा के द्वारा समांतर दोहरी कथा के माध्यम से आधुनिक जीवन की विसंगतियों का चित्रण करती एक नई कहानी है। चंदा जगपति की बीमार और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरी से हताश है। इसमें मुख्य पात्र है कहानी में जगपति कथावाचक का स्कूल का दोस्त है, वकील के यहाँ मुहर्रिर है, चंदा का पति है। दूर के रिश्तेदार दयाराम की शादी में डकैतों से लड़ते हुए घायल हो जाता है। मध्यवर्गीय व्यक्ति है, अफीम और तेल पीकर आत्महत्या करता है। पूछ सकता है कि क्या पीकर जगपति आत्महत्या करता है, तो अफीम और तेल पीकर। मरते वक्त 2 पर्चे छोड़ता है, एक चंदा के नाम, दूसरा कानून के नाम। चंदा जगपति की पत्नी है, हाथों का कड़ा बेचकर पति का इलाज कराने को तैयार। बच्चन सिंह के साथ गर्भवती होने के आरोप में मायके रहने को बाध्य हो जाती है। चंदा जगपति की पत्नी है और अपने पति की दवा के लिए वो जो है इलाज के लिए अपने कड़े बेचने को तैयार होती है और उस पर एक आरोप लगता है कि बच्चन सिंह के साथ जो एक कंपाउंडर था उसके साथ गर्भवती होने के आरोप में मायके में रहने को बाध्य हो जाती है समाज की वजह से। अंत में मधुसूदन के साथ जाने की सूचना मुंशी जी द्वारा मिलती है। जगपति तथा चंदा मैनपुरी के निवासी तथा संतानहीन हैं। बच्चन सिंह पात्र आता है, अस्पताल में कंपाउंडर रहता है। मैनपुरी सदर अस्पताल में तबादला हो जाता है। फिर लकड़ी के धंधे में जगपति का साझेदार होता है। लास्ट में जगपति और बच्चन सिंह जो कंपाउंडर हैं लकड़ी का एक धंधा करते हैं, उसमें दोनों साझेदार रहते हैं। राजा निर्बंसिया पात्र आते हैं, एक राज्य का संतानहीन राजा जो पौराणिक कथा के आधार पर कुशल शासक मेहत रानी के भला बुरा कहने पर राज्य का त्याग करते हैं। एक पात्र आती हैं रानी, ये भी पौराणिक पात्र हैं, मंत्री के साथ राजा को ढूंढने को जाती हैं। एक प्रसंग में भटियारिन के रूप में राजा के सम्मुख उपस्थित होती हैं। अंत में 2 पुत्रों को जन्म देती हैं। कुल देवता के मंदिर में सतीत्व की परीक्षा होती है। गौड़ पात्र हैं, माँ कथावाचक की माता जो बच्चों को राजा निर्बंसिया की कथा सुनाती है। कथावाचक मैट्रिक पास है। जमुना सुनार चाची विशेष है, लोक कथात्मक शैली पर आधारित है। प्राचीन एवं आधुनिक युग की 2 समानांतर कहानी है। राजा निर्बंसिया की कथा है, जगपति तथा चंदा की कथा है। दोनों कथाओं को अंतिम परिणति में भेद के माध्यम से आधुनिक जीवन की जटिलता प्रस्तुत की जाती है। भूमिका से कोटेशन है कि आज के हर कहानीकार में कुछ कहने के लिए एक अजीब सी
अकुलाहट और बेबसी है जो निश्चय ही इस संक्रांति काल की देन है, जिसने एक ओर यदि हमारी संवेद शक्तियों पर दबाव डाला है तो दूसरी ओर हमारी चेतना को भी जागृत किया है। नई कहानी की एक और उपलब्धि भी है, नई भावभूमियों का सृजन। कहानी का उदाहरण है कि कर्ज कोढ़ का रोग होता है, एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। चंदा ने भीतर कदम तो रख दिया पर सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे में कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पड़कर वह नीचे धंसती चली जा रही हो। नीचे अंधेरा, एकांत, घुटन पाप। काली बुरी तरह बढ़ गई थी। सामने खड़े पेड़ की काली परछाई गहरी पड़ गई थी। दोनों लौट गए थे, पर जैसे उस काली में कुछ रह गया, छूट गया था। दरवाजे का लैंप जो जलते जलते एक बार भपका था, उसमें न तेल रह जाने के कारण बत्ती की लौ बीच से फट गई थी। उसके ऊपर धुएं की लकीर बल खाता सांप की तरह अंधेरे में विलीन हो जाती है। रात के बढ़ते सन्नाटे में दोनों के सामने दो बातें थी। जगपति के कानों में जैसे कोई व्यंग्य से कह रहा था, राजा निर्वंशी अस्पताल से आ गए, और चंदा के दिल में यह बात चुभ रही थी, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। और सिसकती सिसकती चंदा न जाने कब सो गई, पर जगपति की आंखों में नींद न आई। उसे लगता जैसे कड़े मांगकर वह चंदा से पत्नी तत्व का पद भी छीन लेगा। मातृत्व को तो भगवान ने ही छीन लिया है। वह सोचता है आखिर चंदा क्या रह जाएगी। एक स्त्री से यदि पत्नी तत्व और मातृत्व छीन लिया गया तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या। तो फिर क्या वह कुछ क्या जो उसकी आत्मा में नासूर सा रिश्ता रहता है और अपना उपचार मांगता है। शायद काम यही है, बिल्कुल यही, जो उसके जीवन की घड़ियों को निपट सूना न छोड़े, जिसमें वह अपनी शक्ति लगा सके, अपना मन डुबो सके, अपने को सार्थक अनुभव कर सके, चाहे उसमें सुख हो या दुख, अच्छा हो या सुरक्षा, शोषण हो या पोषण। उसे सिर्फ काम चाहिए, करने के लिए कुछ चाहिए। यही तो उसकी प्रकृत आवश्यकता है, पहली और आखिरी मांग है, क्योंकि वह अपने घर में नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ जमान हिलाकर शासन करने वाले होते हैं। वह उस घर में नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ मांगकर जीने वाले होते हैं। वह उस घर का है जो सिर्फ काम करना जानते हैं। काम ही जिसकी आस है, सिर्फ वह काम चाहता है, काम। दिन भर में वह 1 घंटे के लिए किसी का मित्र हो सकता है, कुछ देर के लिए वह पति हो सकता है, पर बाकी समय, दिन और रात के बाकी घंटे, उन घंटों के अभाव को सिर्फ उसका अपना काम ही भर सकता है। और अब वह कामदार था। औलाद ही तो वह स्नेह की धुरी है जो आदमी औरत के पहियों को साध कर तन के दलदल से पार ले जाती है। नहीं तो हर औरत वेश्या है और हर आदमी वासना का कीड़ा है। आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है। मैं बहुत पहले मर चुका था। किसी ने मुझे मारा नहीं, किसी आदमी ने नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरे जहर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा। उसमें जहर है। मैंने अफीम नहीं, रुपए खाए हैं। उन रुपयों में कर्ज का जहर था, उसी ने मुझे मारा है। तो ये कहानी के इम्पॉर्टेंट तथ्य थे जो मैंने दृष्टि की बुक से कवर किया हुआ है। आगे मैं लाइन बाय लाइन पूरी कहानी आपको पढ़ के सुनाऊंगी। आप सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उसमें अंडरलाइन करने की व्यवस्था नहीं है, तो इसके लिए खेद है। मैं पूरी कहानी लाइन बाय लाइन पूरी कहानी का वाचन करूंगी और आपको दृढ़ निश्चय शक्ति के साथ उसे सुनना है। कभी आपको हो सकता है टाइम नहीं है, जितने कहानी, नाटक, उपन्यास, अन्य गद्य विधाएँ हैं
और जो निबंध हैं इन्हें आप हो सकता है बिजी हैं तो आप ईयरबड यूज करके सुन सकते हैं, अपना कार्य भी दूसरा कर सकते हैं और साथ में ये भी सुन सकते हैं। क्योंकि जब आपको सामने कोई कहानी मिलेगी, कोई लाइन मिलेगी तो आपको एक बार माइंड में क्लिक करेगा कि किस कहानी की बात हो रही है, कौन सी कहानी से लिए गया है, किसने कहा है। जब पूरी कहानी आप लाइन बाय लाइन सुने होंगे तो मैं ले चलती हूँ आपको लाइन बाय लाइन कहानी के साथ। देखते हैं फिर हम कहानी का वाचन सुनिए। एक राजा निर्वंशिया थे। माँ कहानी सुनाया करती थी। उनके आसपास 4-5 बच्चे अपनी मुट्ठियों में फूल दबाए कहानी समाप्त होने पर गौरों पर चढ़ाने के लिए उत्सुक से बैठे जाते थे। आटे का सुंदर सा चौक पूरा हुआ होता। उसी चौक पर मिट्टी की 6 गौरें रखी जाती, जिनमें उसे ऊपर वाली के बिंदिया और सिंदूर लगता। बाकी पांचों नीचे दबी पूजा ग्रहण करती रहती। एक और दीपक की बाती स्थिर सी जलती रहती और मंगल पट रखा रहता, जिस पर रोली से सथिया बनाया जाता था। सभी बैठे बच्चों के मुख पर फूल चढ़ाने की उतावली की जगह कहानी सुनने की सहज स्थिरता उभर जाती। एक राजा निर्बंसिया थे। माँ सुनाया करती थी। उनके राज में बड़ी खुशहाली थी। सब वर्ण के लोग अपना अपना काम काज देखते थे। कोई दुखी नहीं दिखाई पड़ता था। राजा की एक लक्ष्मी सी रानी थी, चंद्रमा सी सुंदर और राजा को बहुत प्यारी। राजा राजकाज देखते और सुख से रानी के महल में रहते। मेरे सामने मेरे ख्यालों का राजा था, राजा जगपति। तब जगपति से मेरी दांत कटी दोस्ती थी। मिडिल स्कूल में पढ़ने जाते दोनों एक के घर से एक जैसे के ही घर से थे, इसीलिए बराबरी की निपटी थी। मैं मैट्रिक पास करके स्कूल में नौकर हो गया। पूछ सकता है कि मैट्रिक पास करके जो कहानी सुना रहा था वो मैट्रिक पास ही था। मैं मैट्रिक पास करके एक स्कूल में नौकर हो गया और जगपति कस्बे के वकील के यहाँ मुहर्रिर थे। जिस साल जगपति मुहर्रिर हुआ उसी वर्ष पास के गांव में उसकी शादी हुई, पर ऐसी हुई कि लोगों ने तमाशा बना देना चाहा। लड़की वालों का कुछ विश्वास था कि शादी के बाद लड़की की विदा नहीं होगी, ब्याह हो जाएगा और 7वीं भंवर तब पड़ेगी जब पहली विदा की शायद होगी। लड़की तभी विदा होगी जब उसकी शायद होगी विदा होने की, तभी लड़की अपने ससुराल जाएगी। जगपति की पत्नी थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी थी, पर घर के लीक को कौन मिटे। बारात बिना बहू के वापस आ गई और लड़के वालों ने तय कर लिया कि अब जगपति की शादी कहीं और कर दी जाएगी, चाहे कानी लूली से ही हो जाए। पर वह लड़की अब घर में नहीं आएगी। लेकिन साल खत्म होते होते सब ठीक सा हो गया। लड़की वालों ने माफ़ी मांग ली और जगपति की पत्नी अपनी ससुराल में आ गई। जगपति को जैसे सब कुछ मिल गया और सास बहू ने बहू की बलाइयाँ लेकर घर की सब चाबियाँ सौंप दी। गृहस्थी का ढंग बार समझा दिया। जगपति की माँ न जाने कब से आस लगाए बैठी थी। उन्होंने आराम की सांस ली। पूजा पाठ में समय कटने लगा। दोपहरिया दूसरों के घर के आंगन में बीतने लगी। भाई बहू आ गई है ना, तो दोपहरिया दूसरे के घर के आंगन में बीतने लगी। पर सास का रोग था उन्हें, सो एक दिन उन्होंने अपनी अंतिम घड़ियां गिनते हुए चंदा को पास बुलाकर समझाया, बेटा जगपति बड़े लाड़ प्यार का पला है। जब से तुम्हारे ससुर नहीं रहे तब से इसके छोटे छोटे हट को पूरा करती रही हूँ। अब तुम ध्यान रखना। फिर रुक कर उन्होंने कहा था, जगपति किसी लायक हुआ है तो रिश्तेदारों की आंखों में करकने लगा है। तुम्हारे बाप ने ब्याह के वक्त नादानी की, जो तुम्हें विदा नहीं किया। मेरे दुश्मन देवर जेठों को मौका मिल गया, तुम्हार खड़ा कर दिया कि अब विदा करवाना नाक कटवाना है। जगपति का ब्याह क्या हुआ, उन लोगों की छाती पर सांप लौट गया। सोचा घर की इज्जत रखने की आड़ लेकर रंग में भंग कर दें। अब बेटा इस घर की इज्जत तुम्हारी लाज है। आज को तुम्हारे ससुर होते तो भला। कहते कहते माँ की आंखों में आंसू आ गए और वे जगपति की देखभाल उसे सौंपकर सदा के लिए मौन हो गईं। एक अरमान उनके साथ ही चला गया कि जगपति की संतान को 4 बरस इंतजार करने के बाद भी वे गोद में न खिला पाईं। जगपति और चंदा के ब्याह को कितना समय हो गया था? 4 वर्ष उनके कोई संतान नहीं थी और चंदा के मन में सब्र कर लिया था, यही सोच कर कि कुल देवता का अंश
तो उसे जीवन भर पूजने को मिल गया था। घर में चारों तरफ जैसे उदारता बिखरी रहती, अपनापा बरसता रहता। उसे लगता जैसे घर की अंधेरी एकांत कोठरियों में यह शांत शीतलता है जो उसे भरमा लेती है। घर की सब कुंडियों की खनक उसके कानों में बस गई थी, हर दरवाजे की चरमराहट पहचान बन गई थी। एक रोज राजा अखेट को गए माँ सुनाती थी। एक रोज राजा अखेट को गए माँ सुनाती थी। राजा अखेट को जाते थे तो 7वें रोज जरूर महल में लौट आते थे, पर उस दफ़ा जब गए तो 7वां दिन निकल गया पर राजा नहीं लौटे। रानी को बड़ी चिंता हुई। रानी एक मंत्री को साथ लेकर खोज में निकली और इसी बीच जगपति को रिश्तेदारी की एक शादी में जाना पड़ा। उसके दूर रिश्ते के भाई दयाराम की शादी थी। जगपति के दूसरे दूर के रिश्तेदार की शादी थी जो उसके रिश्ते में भाई लगता था, दयाराम। कह गया था कि 10वें दिन जरूर वापस आ जाएगा, पर छठे दिन ही खबर मिली कि बारात घर लौटने पर दयाराम के घर डाका पड़ गया। किसी मुखबिर ने सारी खबरें पहुंचा दी थी कि लड़की वालों ने दयाराम का घर सोने चांदी से पाट दिया है। आखिर पुश्तैनी जमींदार की इकलौती लड़की है। घर आए मेहमान लगभग विदा हो चुके थे। दूसरे रोज जगपति भी चलने वाला था, पर उसी रात डाका पड़ा। जवान आदमी भला खून मानता है। डाके वालों ने जब बंदूकें चलाई तो सबकी घिग्गी बंध गई, पर जगपति और दयाराम ने छाती ठोक कर लाठियां उठा ली। घर में कोहराम मच गया, फिर सन्नाटा छा गया। डाके वाले बराबर गोलियां दाग रहे थे। बाहर का दरवाज़ा टूट चुका था, पर जगपति ने हिम्मत बढ़ाते हुए हाँक लगाई। ये हवाई बंदूकें इन ठेल पिलाई लाठियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगी जवानों। पर दरवाजे तड़ टूटते रहे और अंत में एक गोली जगपति की जांघ को पार करती निकल गई, दूसरी उसकी जांघ के ऊपर कूल्हे में समा गई। चंदा रोती कलपती और मनौतियाँ मानती जब वहाँ पहुँची तो जगपति अस्पताल में था। दयाराम के थोड़ी चोट आई थी, उस अस्पताल से छुट्टियाँ मिल गई थी जगपति की देखभाल के लिए। वहीं अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों के लिए जो कोठरियाँ बनी थी उन्हीं में चंदा को रुकना पड़ा। कस्बे के अस्पताल से दयाराम का गांव 4 कोस पड़ता था। दूसरे तीसरे वहां से आदमी आते जाते रहते, जिस सामान की जरूरत होती पहुंच जाते। पर धीरे धीरे उन लोगों ने खबर लेना छोड़ दिया। एक दिन में ठीक होने वाला घाव तो था नहीं। जांघ की हड्डी चटक गई थी और कूल्हे में ऑपरेशन से 6 इंच गहरा घाव था। कितने इंच पूछ सकता है एनडीए, कुछ भी आजकल पूछ रहा है। तो घाव कितने इंच गहरा था? कूल्हे में ऑपरेशन से 6 इंच गहरा घाव था। कस्बे का अस्पताल था, कंपाउंडर ही मरीजों की देखभाल रखते। बड़ा डॉक्टर तो नाम के लिए था या कस्बे के बड़े आदमियों के लिए। छोटे लोगों के लिए तो कंपाउंडर साहब ही ईश्वर के अवतार थे। मरीजों की देखभाल करने वाले रिश्तेदारों की खाने पीने की मुश्किलों से लेकर मरीजों की नब्ज तक संभालते थे। छोटी सी इमारत में अस्पताल आबाद था। रोगियों को सिर्फ 6-7 खाटें थी। मरीजों के कमरे से लगा दवा बनाने का कमरा था। उसी में एक आराम कुर्सी थी और एक नीचे सी मेज, और कुर्सी पर बड़ा डॉक्टर आकर कभी कभार बैठता था, नहीं तो बच्चन सिंह कंपाउंडर ही जमे रहते थे। अस्पताल में या तो फौजदारी के शहीद आते या गिरा के हाथ पैर तोड़ लेने वाले एक आध लोग आते। पूछ सकता है कि अस्पताल में कौन कौन आता था दवा लेने, तो बताना है आपको। अस्पताल में या तो फौजदारी के शहीद आते थे या कोई गिर गया तो हाथ पैर तोड़ लेने वाले एक आधे लोग आते थे। छठे छमा से कोई औरत दिख गई तो दिख गई, जैसे उन्हें कभी रोग घेरता ही नहीं था। कभी कोई बीमार पड़ती तो घर वाले हाल बता के 8-10 रोज की दवा एक साथ ले जाते और उसके जीने मरने की खबर तक न मिलती। उस दिन बच्चन सिंह जगपति के घाव की पट्टी बदलने आया। उसके आने पर और पट्टी खोलने में कुछ ऐसी लापरवाही थी जैसे गलत बंधी पगड़ी को ठीक से बांधने के लिए खोल रहा हो। चंदा उसी कुर्सी के पास ही सांस रोके खड़ी थी। वह रोगियों से बात करता जा रहा था।
इधर मिनट भर को देखता, फिर जैसे अभ्यस्त से उसके हाथ अपना काम करने लगते। पट्टी एक जगह खून से चिपक गई थी। जगपति बुरी तरह कराह उठा। चंदा के मुंह से चीख निकल गई। बच्चन सिंह ने सतर्क होकर देखा तो चंदा मुख में धोती का पल्ला खोसे अपनी भयातुर आवाज दबाने की चेष्टा कर रही थी। जगपति एक बार की मछली सा तड़प कर रह गया। बच्चन सिंह की उंगलियां थोड़ी सी थरथराई कि उसकी बाह पर टप से चंदा का आंसू चू पड़ा। बच्चन सिंह सिहर सा गया। उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे मानवीय कोमलता ने धीरे से छू दिया। आहों कराहों की दर्द भरी चीखों और चटकते शरीर के जिस वातावरण में रहते हुए भी वह बिल्कुल अलग रहता था। फोड़ों को पके आम सा दबा देता था, खाल को आलू सा छील देता था। उसके मन से जिस दर्द का एहसास उठ गया था वह उसे आज फिर हुआ और वह बच्चे की तरह फूंक फूंक कर पट्टी को नम करके खोलने लगा। चंदा की ओर धीरे से निगाह उठाकर देखते हुए फुसफुसाया, चाचा रोगी की हिम्मत टूट जाती है ऐसे। पर जैसे यह कहते कहते उसका मन खुद अपनी बातों से उचट गया। वह बेपरवाही तो चीख और कराहों की एक सरता से उसे मिली थी, रोगी की हिम्मत बढ़ाने की कर्तव्य निष्ठा से नहीं। जब तक वह घाव की मरहम पट्टी करता रहा तब तक किन्हीं दो आंखों की करुणा उसे घेरे रही और हाथ धोते समय वह चंदा की उन चूड़ियों से भरी कलाइयों को बेझिझक देखता रहा जो अपनी खुशी उससे मांग रही थी। चंदा पानी डालती जा रही थी और बच्चन सिंह हाथ धोते धोते उसकी कलाइयों, हथेलियों और पैरों को देखता जा रहा था। दवा खाने की ओर जाते हुए उसने चंदा को हाथ के इशारे से बुलाकर कहा, दिल छोटा मत करना, घाव तो 10 रोज में भर जाएगा। कूल्हे का घाव कुछ दिन जरूर लेगा, अच्छी से दवाई दूंगा। दवाइयाँ तो ऐसी हैं कि मुर्दों को चंगा कर दें, पर हमारे अस्पताल में नहीं आती। फिर भी तो किसी दूसरे अस्पताल से नहीं आ सकती वो दवाइयाँ? चंदा ने पूछा। बच्चन सिंह कहते हैं आ तो सकती हैं, पर मरीज को अपना पैसा खर्चा करना पड़ता है उनमें। चंदा चुप हो गई तो बच्चन सिंह के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। रही दवाइयों सो कहीं न कहीं से इंतजाम करके ला दूंगा। महकमे से मंगाएंगे तो आते आते महीनों लग जाएंगे। शहर के डॉक्टर से मंगवा दूंगा। ताकत की दवाइयों की बड़ी ज़रूरत है, उन्हें अच्छा देखा जाएगा। कहते कहते वह रुक गया। चंदा से वह कृतज्ञता भरी नज़रों से उसे देखा और उसे लगा जैसे आंधी में उड़ते हुए पत्तों को कोई अटकाव मिल गया हो। आकर वह जगपति की खाट से लग कर बैठ गई। उसकी हथेली लेकर वह सहलाती रही, नाखूनों को अपने पैरों से दबाती रही। धीरे धीरे बाहर अंधेरा बढ़ चला। बच्चन सिंह तेल की एक लालटेन लाकर मरीजों के कमरे के एक कोने में रख गया। चंदा ने जगपति की कलाई दबाते दबाते धीरे से कहा, कंपाउंडर साहब कह रहे थे। और इतना कहकर वह जगपति का ध्यान आकृष्ट करने के लिए चुप हो गई। क्या कह रहे थे? जगपति ने अनमने स्वर में बोला। कुछ ताकत की दवाइयाँ तुम्हारे लिए ज़रूरी हैं, मैं जानता हूँ, पर देखो चंदा, चादर के बराबर ही पैर फैलाए जा सकते हैं। हमारी औकात इन दवाइयों की नहीं है। औकात आदमी की देखी जाती है कि पैसे की। तुम तो देखा जाएगा। कंपाउंडर साहब इंतजाम कर देंगे, उनसे कहूँगी मैं। नहीं चंदा, उधार खाते से मेरा इलाज नहीं होगा, चाहे 1 के 4 दिन लग जाएं। इसमें तो तुम नहीं जानती, कर्ज कोढ़ का रोग होता है। एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। लेकिन कहते कहते वह रुक गई। जगपति अपनी बात की टेक रखने के लिए दूसरी ओर मुंह घुमाकर लेटा रहा और तीसरे रोज जगपति के सिरहाने कई ताकत की दवाइयाँ रखी थी और चंदा की ठहरने वाली कोठरी में उसके लेटने के लिए एक खाट भी पहुंच गई थी। चंदा जब आई तो जगपति के चेहरे पर मानसिक पीड़ा की असंख्य रेखाएं उभरी देखी, जैसे वह अपनी बीमारी से लड़ने के अलावा स्वयं अपनी आत्मा से भी लड़ रहा हो, चंदा की नादानी और स्नेह से भी उलझ रहा हो और सबसे ऊपर सहायता करने वाले की दया से जूझ रहा हो। चंदा ने देखा तो यह सब सह न पाई। उसके जी में आया कि कह दे, क्या आज तक तुमने कभी किसी से उधार पैसे नहीं लिए?
पर वह तो खुद तुमने लिए थे और तुम्हें मेरे सामने स्वीकार नहीं करना पड़ा था, इसीलिए लेते झिझक नहीं लगी। पर आज मेरे सामने उसे स्वीकार करते तुम्हारा झूठा पौरुष तिलमिलाकर जाग पड़ा है। पर जगपति के मुख पर बिखरी हुई पीड़ा में जिस आदर्श की गहराई थी, वह चंदा के मन में चोर की तरह घुस गई है। और बड़ी स्वाभाविकता से उसने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, ये दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं है, मैंने हाथ का कड़ा बेचने को दिया था, उसी में आई हैं, मुझसे पूछा तक नहीं। और जगपति ने कहा जैसे खुद मन कमजोरी को दबा गया। कड़ा बेचने से तो अच्छा था कि बच्चन सिंह की दया ही ओढ़ ली जाती। और उसे हल्का सा पछतावा भी था कि नाहक वह रो बैठी, बड़ी बड़ी बातें कह जाता, ज्ञानियों की तरह सीख दे देता। और जब चंदा ने अंधेरा होते उठाकर अपनी कोठरी में सोने के लिए जाने को हुई, तो कहते कहते यह बात दबा गई कि बच्चन सिंह ने उनके लिए एक खाट का इंतजाम भी कर दिया है। कमरे से निकली तो सीधी कोठरी में गई और हाथ का कड़ा लेकर सीधे दवा खाने की ओर चली गई, जहां बच्चन सिंह अकेला डॉक्टर की कुर्सी पर आराम से टांगे फैलाए लैंप की पीली रोशनी में लेटा था। जगपति का व्यवहार चंदा को लग गया था, और यह भी कि वह क्यों न बच्चन सिंह का एहसान अभी से लाद ले। पति के लिए जेवर की कितनी औकात है। वह बेधड़क सी दवा खाने में घुस गई। दिन की पहचान के कारण उसे कमरे की मेज, कुर्सी और दवाओं की अलमारी की स्थिति का अनुमान था। वैसे कमरा अंधेरा ही पड़ा था, क्योंकि लैंप की रोशनी केवल अपने वृत्त में अधिक प्रकाशवान होकर कोनों के अंधेरे की ओर भी घनीभूत कर रही थी। बच्चन सिंह ने चंदा को घुसते ही पहचान लिया। वह उठकर खड़ा हो गया। चंदा ने भीतर कदम तो रख दिया, पर सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया है और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पड़कर वह नीचे धंसती जा रही हो। नीचे अंधेरा, एकांत, घुटन पाप। बच्चन सिंह अवाक ताकता रह गया। चंदा ऐसे वापस लौट पड़ी जैसे किसी काले पिशाच के पंजों से मुक्ति मिली हो। बच्चन सिंह के सामने क्षण भर में सारी परिस्थिति कौंध गई, और उसने वहीं से बहुत संयत आवाज में जबान को दबाते हुए जैसे वायु में स्पष्टता ध्वनित कर दिया। चंदा, वह आवाज़ इतनी बेआवाज थी और निरर्थक होते हुए भी इतनी सार्थक थी कि उस खामोशी में अपना अर्थ भर गया। चंदा रुक गई। बच्चन सिंह उसके पास जाकर रुक गया। सामने का घना पेड़ स्तब्ध खड़ा था। उसकी काली परछाई की परिधि जैसे एक बार फैलकर उन्हें अपने वृत्त में समेट लेती और दूसरे ही क्षण मुक्त कर देती। दवाखाना का लैंप सहसा भभक कर रुक गया और मरीजों के कमरों से एक कराह की आवाज़ दूर मैदान के छोर तक जाकर डूब गई। चंदा ने वैसे ही नीचे ताकते हुए अपने को संयत करते हुए कहा, यह कड़ा तुम्हें देने आई थी, तो वापस क्यों चली जा रही थी? चंदा चुप और दो क्षण रुककर उसने अपने हाथ का सोने का कड़ा धीरे से उसकी ओर बढ़ा दिया, जैसे देने का साहस न होते हुए भी यह काम अवश्य था। बच्चन सिंह ने उसकी सारी काया को एक बार देखते हुए अपनी आंखों उसके सिर पर जमा दी। उसके ऊपर पड़े कपड़े के पार नरम चिकनाई से भरी लंबे लंबे बाल थे, जिनकी भाप सी महक फैलती जा रही थी। वह धीरे धीरे से बोला, लाओ। चंदा ने कड़ा उसकी ओर बढ़ा दिया। कड़ा हाथ में लेकर बोला, सुनो। चंदा ने प्रश्न भरी नजरें उसकी ओर उठा दी। उनमें झांकते हुए अपने हाथ से उसकी कलाई पकड़ते हुए उसने वह कड़ा उसकी कलाई में पहना दिया। चंदा चुपचाप कोठरी की ओर चल दी। बच्चन सिंह दवा खाने की ओर। कालिक बुरी तरह बढ़ गई थी और सामने खड़े पेड़ की काली परछाई गहरी पड़ गई थी। दोनों लौट गए थे, पर जैसे उस कालिक में कुछ रह गया था, छूट गया था। दवा खाने का लैंप जो जलते जलते एक बार भपका था, उसमें तेल न रह जाने के कारण बत्ती की लौ बीच से फट गई थी। उसके ऊपर धुएं की लकीरें बल खाती सांप की तरह अंधेरे में विलीन हो जाती थी। सुबह जब चंदा जगपति के पास पहुंची और बिस्तर ठीक करने लगी, तो जगपति को लगा कि चंदा बहुत उदास थी। क्षण भर में चंदा के मुख पर अनगिनत भाव आ जा रहे थे, जिनमें असमंजस था, पीड़ा थी और निरीहता थी।
कोई अदृश्य पाप कर चुकने के बाद हृदय की गहराई से किए गए पश्चाताप जैसे धूमिल चमक। रानी मंत्री के साथ जब निराश होकर लौटी तो देखा राजा महल में उपस्थित ही थे। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। माँ सुनाया करती थी, पर राजा को रानी का इस तरह मंत्री के साथ जाना अच्छा नहीं लगा। रानी ने राजा को समझाया कि वह तो केवल राजा के प्रति अटूट प्रेम के कारण अपने को न रोक सकी। राजा रानी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दोनों के दिलों में एक बात सूल सी गड़ती रहती कि उनके कोई संतान न थी। राजवंश का दीपक बुझने जा रहा था। संतान के अभाव में उनका लोक परलोक बिगड़ा जा रहा था और कुल की मर्यादा नष्ट होने की शंका दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। दूसरे दिन बच्चन सिंह ने मरीजों की मरहम पट्टी करते वक्त बताया था कि उसका तबादला मैनपुरी के सदर अस्पताल में हो गया है। किस अस्पताल में? मैनपुरी के सदर अस्पताल में। और वह परसों से यहाँ से चला जाएगा। जगपति ने सुना तो उसे भला ही लगा। आए दिन रोग घेरे रहते हैं। बच्चन सिंह उसके शहर के अस्पताल में पहुंच जा रहा है तो कुछ मदद मिलती ही रहेगी। आखिर वह ठीक तो होगा ही, और फिर मैनपुरी के सिवा कहाँ जाएगा। पर दूसरे ही क्षण उसका दिल अकथ भारीपन से भर गया। पता नहीं क्यों चंदा के अस्तित्व का ध्यान आते ही उसे इस सूचना में कुछ ऐसे नुकीले कांटे दिखाई देने लगे जो उसके शरीर में किसी भी समय चुभ सकते थे, जरा सा बेखबर होने पर बींध सकते थे। और तब उसके सामने आदमी के अधिकार की लक्ष्मण रेखाएं धुएं की लकीर की तरह कांप कर मिटने लगीं और मन में छुपे संदेह के राक्षस बना बादल योगी के रूप में घूमने लगे। और 15-20 रोज बाद जब जगपति की हालत सुधर गई तो चंदा उसे लेकर घर लौट आई। जगपति चलने फिरने लायक हो गया था। घर का ताला जब खोला तब रात झुक आई थी और फिर उनके गली में तो शाम से ही अंधेरा झरना शुरू हो जाता था। पर गली में आते ही उन्हें लगा जैसे कि वनवास काट कर राजधानी लौटे हों। नुक्कड़ पर ही जमुना सोनार की कोठरी में सुरही फिक रही थी। जमुना सोनार की कोठरी में सुरही फिक रही थी जिसके दराजदार दरवाजों से लालटेन की रोशनी लकीर झांक रही थी और कच्ची तंबाकू का धुआं रूंधी गली के मुहाने पर बुरी तरह भर गया था। सामने ही मुंशी जी अपनी जिंगला खटिया के गड्ढे में कुप्पी के मध्यम प्रकाश में खसरा खतौनी बिछाए मीजान लगाने में मसलून थे। तो जब जगपति के घर का दरवाज़ा खड़का तो अंधेरी में उसकी चाची ने अपने जंगले से देखा और वहीं बैठे बैठे अपने घर के भीतर ऐलान कर दिया, राजा निर्बंसी अस्पताल से लौट आए, कुलमा भी आई है। ये शब्द सुनकर घर के अंधेरे बरोठे में घुसते ही जगपति हाँफ कर बैठ गया। झुंझलाकर चंदा से बोला, अंधेरे में क्या मेरे हाथ पैर तुड़वाओगी? भीतर जाकर लालटेन जला लाओ ना। तेल नहीं होगा इस वक्त, जरा ऐसे ही काम। तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा ना तेल। कहते कहते जगपति चुप रह गया और चंदा को लगा कि आज पहली बार जगपति ने उसके व्यर्थ मातृत्व पर इतनी गहरी चोट कर दी कि जिसकी गहराई की उसने कभी कल्पना नहीं की थी। दोनों खामोश बिना एक बात किए अंदर चले गए। रात के बढ़ते सन्नाटे में दोनों के सामने दो बातें थी। जगपति के कानों में जैसे कोई व्यंग से कह रहा, राजा निर्बंसिया अस्पताल से आ गए। और चंदा के दिल में यह बात चुभ रही थी, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। वो सिसकती चंदा न जाने कब सो गई, पर जगपति की आंखों में नींद न आई। खाट पर पड़े पड़े उसके चारों ओर एक मोहक भयावना सा जाल फैल गया। लेटे लेटे उसे लगा जैसे उसका स्वयं का आकार बहुत छीड़ होता होता बिंदु सा रह गया, पर बिंद के हाथ थे, पैर थे और दिल की धड़कन भी। कोठरी का घुटा घुटा सा अंधियारा, मटमैले दीवारों और गहन गुफाओं सी अलमारियां जिनमें से बार बार झांक कर देखता था और वह सिहर उठता था जैसे सब कुछ तब्दील हो गया हो। उसे लगा कि उसका आकार बढ़ता जा रहा है। वह मनुष्य हुआ, लंबा तगड़ा तंदुरुस्त पुरुष हुआ। उसकी सिराओं में कुछ फूट फूट
पढ़ने की व्याकुलता से खौल उठा। उसके हाथ शरीर के अनुपात से बहुत बड़े, डरावने और भयावन थे। उनके लंबे लंबे नाखून निकल आए। वह राक्षस हुआ, दैत्य हुआ, आदिम बर्बर, और बड़ी तेजी से सारा कमरा एक बार की चक्कर काट गया। फिर सब धीरे धीरे स्थिर होने लगा। उसकी सांसें ठीक होती जान पड़ी। फिर जैसे बहुत कोशिश करने पर गिग्गी बांध जाने के बाद उसकी आवाज़ फूटी, चंदा। चंदा की नरम सांसों की हल्की सरसराहट कमरे में जान डालने लगी। जगपति अपनी पाटी का सहारा लेकर झुका। कांपते पैर उसने जमीन पर रखे और चंदा की खाट के पाए से सिर टिकाकर बैठ गया। उसे लगा जैसे चंदा की इन सांसों की आवाज़ में जीवन का संगीत गूंज रहा है। वह उठा और चंदा के मुख पर झुक गया। उस अंधेरे में आंखें गड़ाए गड़ाए जैसे बहुत देर बाद स्वयं चंदा मुख पर आभा फूट कर अपने आप बिखरने लगी। उसके नक्श उज्ज्वल हो उठे और जगपति की आंखों को ज्योति मिल गई। वह मुग्ध सा ताकता रह गया। चंदा के बिखरे बाल, जिनमें हाल के जन्मे बच्चे के गभुआरे बालों की सी महक, दूध की कचाई, शरीर के रस की सी मिठास और स्नेह की चिकनाहट, और वह माथा जिस पर बालों के पास तमाम छोटे छोटे नरम नरम से रोएं रेशम से, और उस पर कभी लगाई गई सिंदूर की बिंदी का हल्का मिटा हुआ सा आभास, नन्हे नन्हे निर्द्वंद सोए पलक और उनकी मासूम सी कांटों की तरह बौरनियाँ, और सांस में घुलकर आती हुई वह आत्मा की निष्कपट आवाज़ की लय, फूल की पंखुड़ी से पतले पतले होंठ, उन पर पड़ी छूती रेखाएं जिनमें सिर्फ दूध की महक, उसकी आंखों के सामने ममता सी छा गई, केवल ममता। और उसके मुख से अस्फुट शब्द निकल गया। बच्ची डरते डरते उसके बालों की लट को बड़े जतन से उसने हथेली पर रखा और उंगली से उस पर जैसे लकीरें खींचने लगा। उसे लगा जैसे कोई शिशु उसके अंक में आने के लिए छटपटा कर निराश होकर सो गया हो। उसने दोनों हथेलियों को पसार कर उसके सिर को अपनी सीमा में भर लेना चाहा कि कोई कठोर चीज़ उसकी अंगुलियों से टकराई। वह जैसे होश में आ गया। बड़े सहारे से उसने चंदा के सिर के नीचे टटोला, एक रुमाल में बंधा कुछ उसके हाथ में आ गया। अपने को संयत करता वह जमीन पर बैठ गया। उसी अंधेरे से उस रुमाल को खोला तो जैसे सांप सूंघ गया। चंदा के हाथों के दोनों सोने के कड़े उसमें लिपटे थे और तब उसके सामने सब सृष्टि धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगी। ये कड़े तो चंदा बेचकर इसका इलाज करा रही थी। वे सब दवाइयाँ और ताकत के टॉनिक। उसने तो कहा था कि ये दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं, मैंने हाथ के कड़े बेचने को दे दिए थे। पर उसका गला बुरी तरह सूख गया, जबान जैसे तालू से चिपक कर रह गई। उसने चाहा कि चंदा को झकझोर कर उठाए, पर शरीर की शक्ति बह सी गई थी, रक्त पानी हो गया था। संयत हुआ उसने वे कड़े उसी रुमाल में लपेटकर उसकी खाट के कोने पर रख दिए और बड़ी मुश्किल से अपनी खाट की पाटी पकड़कर लुढ़क गया। चंदा झूठ बोली, पर क्यों? कड़े आज तक छुपाए रही। उसने इतना बड़ा दुराव क्यों किया? आखिर क्यों? किस लिए? और जगपति का दिल भारी हो गया। उसे फिर लगा कि उसका शरीर सिमटता जा रहा है और वह एक सींग का बना ढांचा रह गया, नितांत हल्का तिनके सा, हवा में उड़कर भटकने वाला तिनके सा। उस रात के बाद रोज जगपति सोचता रहा कि चंदा से कड़े मांग कर बेच ले और कोई छोटा मोटा कारोबार ही शुरू कर दे, क्योंकि नौकरी छूट चुकी थी। इतने दिन गैर हाजिरी के बाद वकील साहब ने दूसरा मुहर्रिर रख लिया था। वह रोज़ यही सोचता, पर जब चंदा सामने आती तो न जाने कैसी असहाय सी उसकी अवस्था हो जाती। उसे लगता जैसे कड़े मांगकर वह चंदा से पत्नी तत्व का पद भी छीन लेगा। मातृत्व तो भगवान ने ही छीन लिया। वह सोचता आखिर चंदा क्या रह जाएगी। एक स्त्री से यदि पत्नी तत्व और मातृत्व छीन लिया गया तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या। चंदा के साथ यह अन्याय कैसे करे, उसकी दूसरे आँख की रोशनी कैसे मांग ले।
फिर तो वह नितांत अंधी हो जाएगी और उन कणों को मांगने के पीछे जिस इतिहास की आत्मा नंगी हो जाएगी, कैसे वह उस लज्जा को स्वयं ही उधार कर ढांपेगा। और वह उन्हीं ख्यालों में डूबा सुबह से शाम तक इधर उधर काम की टोह में घूमता रहता। किसी से उधार ले ले, पर किस संपत्ति पर? क्या है उसके पास जिसके उधार पर कोई उसे कुछ देगा? और मोहल्ले के लोग जो एक एक पाई पर जान देते हैं, कोई चीज़ खरीदते वक्त भाव में एक पैसा कम मिलने पर मीलों पैदल जाकर एक पैसा बचाते हैं। एक एक पैसे की मसाले की पुड़िया बंधवा कर 11 मरतबा पैसों का हिसाब जोड़कर एक आध पैसा उधार कर मिन्नतें करते हैं। सौदा घर लाते हैं, गली में कोई खोचे वाला फंस गया तो 2 पैसे की चीज़ को लड़ झगड़ कर 4 दाने ज़्यादा पाने की नियत से 2 जगह बंधवाते हैं। भाव के जरा से फर्क पर घंटों बहस करते हैं। शाम को सड़ी गड़ी तरकारियों को किफ़ायत के कारण लाते हैं। ऐसे लोगों से किस मुंह से मांग कर वह उनकी गरीबी के एहसास पर ठोकर लगाए। पर उस दिन शाम को जब वह घर पहुंचा तो बरोठे में ही एक साइकिल रखी नजर आई। दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद वह आगंतुक की कल्पना न कर पाया। भीतर वाले दरवाजे पर जा पहुंचा तो सहसा हंसी की आवाज़ सुनकर ठिठक गया। उस हंसी में एक अजीब सा उन्माद था। और उसके बाद चंदा का स्वर, जब आते ही होंगे, बैठिए ना 2 मिनट और अपनी आँख से देख लीजिए और उन्हें समझाते जाइए कि अभी तंदुरुस्ती इस लायक नहीं जो दिन दिन भर घूमना बर्दाश्त कर सकें। हाँ भाई, कमजोरी इतनी जल्दी नहीं मिट सकती। ख्याल नहीं रखेंगे तो नुकसान उठाएंगे। कोई पुरुष स्वर था। यह जगपति असमंजस में पड़ गया। वह एकदम भीतर घुस जाए इसमें क्या हर्ज है? पर जब उसने पैर उठाए तो वे बाहर जा रहे थे। बाहर बरोठे में साइकिल को पकड़ते ही उसे सूझ आई। वहीं से जैसे अनजान बनता बड़े प्रयत्न से आवाज़ को खोलता चिल्लाया, अरे चंदा, ये साइकिल किसकी है? कौन मेहरबान? चंदा उसकी आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर निकलकर जैसे खुशखबरी सुना रही थी। अपने कंपाउंडर साहब आए हैं। खोजते खोजते आज घर का पता पाए हैं। तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं। कौन? बच्चन सिंह? अच्छा, वही तो मैं कहूँ, भला कौन? कहता जगपति पास पहुंचा और बातों में इस तरह उलझ गया जैसे सारी परिस्थिति उसने स्वीकार कर ली हो। बच्चन सिंह जब फिर आने की बात कहकर चला गया तो चंदा ने बहुत अपनेपन से जगपति के सामने बात शुरू की। जाने कैसे कैसे आदमी होते हैं। क्यों, क्या हुआ? कैसे होते हैं आदमी? जगपति ने पूछा। इतनी छोटी सी जान पहचान में तुम मर्दों के घर में न रहते हुए घुसकर बैठ सकते हो। तुम तो उल्टे पैरों लौट जाओगे चंदा। कहकर जगपति के मुख पर कुछ क्षिप्त प्रतिक्रिया देख सकने के लिए गहरी निगाहों से ताकने लगी। जगपति ने चंदा की ओर ऐसे देखा जैसे यह बात भी कुछ कहने की या पूछने की है। फिर बोला, बच्चन सिंह अपनी तरह का आदमी है, अपनी तरह का अकेला होगा। पर कहते कहते चंदा रुक गई। आड़े वक्त का काम आने वाला आदमी है, लेकिन उससे फ़ायदा उठा सकना जितना आसान है उतना मेरा मतलब कि जिससे कुछ लिया जाएगा उसे दिया भी जाएगा। जगपति ने आंखें दीवार पर गड़ाते हुए कहा और चंदा उठकर चली गई। उस दिन के बाद बच्चन सिंह लगभग रोज ही आने जाने लगा। जगपति उसके साथ इधर उधर घूमता भी रहता। बच्चन सिंह के साथ वह जब ताकता रहता, अजीब सी घुटन उसके दिल को बांध लेती और तभी जीवन की तमाम विषमताएं भी उसकी निगाहों के सामने उभरने लगती। आखिर वह स्वयं एक आदमी है। बेकार यह माना कि उसके सामने पेट पालने की कोई इतनी विकराल समस्या नहीं। वह भूखों नहीं मर रहा है, जाड़े में कांप नहीं रहा है, पर उसके 2 हाथ हैं, पैर हैं, शरीर का पिंजरा है। जो कुछ मांगता है, कुछ वह सोचता है। यह कुछ क्या है? कुछ शायद, हाँ शायद नहीं, वह तो दुख में भी जी सकने का आदी है, अभावों में जीवित रह सकने वाला आश्चर्यजनक कीड़ा है। तो फिर वासना, शायद हाँ शायद नहीं। चंदा का शरीर लेकर उसने उस क्षणिकता को भी देखा। तो फिर धन, शायद हाँ शायद नहीं। उसने धन के लिए अपने को खपाया है, पर वह भी तो उस अदृश्य प्यास को बुझा नहीं पाया। तो फिर क्या? वह कुछ क्या जो उसकी आत्मा में नासूर सा रिश्ता रहता है,
अपना उपचार मांगता है, शायद काम, हाँ यही, बिल्कुल यही, जो उसके जीवन की घड़ियों को निपट छूना छोड़ न छोड़े, जिसमें वह अपनी शक्ति लगा सके, अपना मन डुबो सके, अपने को सार्थक अनुभव कर सके, चाहे उसमें सुख हो या दुख, अर्चा हो या सुरक्षा, शोषण हो या पोषण, उसे सिर्फ काम चाहिए, करने के लिए कुछ चाहिए। यही तो उसके प्रकृत आवश्यकता है, पहली और आखिरी मांग है, क्योंकि वह उस घर में नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ जबान हिलाकर शासन करने वाले होते हैं। वह उस घर में पैदा नहीं हुआ जहाँ सिर्फ मांगकर जीने वाले होते हैं। वह उस घर का है जिस जो सिर्फ काम करना जानता है, काम ही जिनकी आशा है, जिसे सिर्फ वह काम चाहता है, काम। और एक दिन उसकी काम धाम की समस्या भी हल हो गई। तालाब वाले ऊंचे मैदान के दक्षिण ओर जगपति की लकड़ी की टाल खुल गई, बोर्ड तक टंग गया, टाल की जमीन पर लक्ष्मी पूजन भी हो गया और हवन भी हुआ। लकड़ी की कोई कमी नहीं थी। गांव से आने वाले गाड़ियों को इस कारोबार में पड़े हुए आदमियों की मदद से मोल तोल करवा के वहां गिरवा दिया गया। गांठें एक ओर रखी गईं, चैलों का चट्ठा करीने से लग गया और गुद्दे चीरने के लिए डाल दिए गए। 2-3 गाड़ियों का सौदा करके टाल चालू कर दी गई। भविष्य में स्वयं पेड़ खरीद कर कटने का तय किया गया। बड़ी बड़ी स्कीमें बनी, किस तरह जलाने की लकड़ी से बढ़ाते बढ़ाते एक दिन इमारती लकड़ी की कोठी बनेगी, चीरने की नई मशीन लगेगी। कारोबार बढ़ जाने पर बच्चन सिंह भी नौकरी छोड़कर उसी में लग जाएगा और उसने महसूस किया कि वह काम में लग गया है। अब 24 घंटे उसके सामने काम है, उसके समय का उपयोग है। दिन भर में वह 1 घंटे के लिए किसी का मित्र हो सकता है, कुछ देर के लिए वह पति हो सकता है, पर बाकी समय, दिन और रात, बाकी घंटे, उन घंटों के अभाव में को सिर्फ उसका अपना काम ही भर सकता है। और वह अब कामदार था। वह कामदार तो था, लेकिन जब टाल की ऊंची जमीन पर पड़े छप्पर के नीचे तखत पर वह गल्ला रख कर बैठता, सामने लगे लकड़ियों के ढेर, इकट्ठे पर पड़े पेड़ के तने, जड़ों को लुढ़का देखता, तो एक निरीहता बरबस उसके दिल को बांधने लगती। उसे लगता कि एक व्यर्थ पिशाच का शरीर टुकड़े टुकड़े करके उसके सामने डाल दिया गया। फिर कुल्हाड़ी चलेगी और इनके रेसे रेसे अलग हो जाएंगे और तब इनकी ठठरियाँ को सुखाकर किसी पैसे वालों के हाथ तक पर तौल कर बेच दिया जाएगा। और तब उसकी निगाहें सामने खड़े ताड़ पर अटक जाती, जिसके बड़े बड़े बत्तों पर सुर्ख गर्दन वाले गिद्ध पर फड़फड़ा कर देर तक खामोश बैठे रहते। ताड़ का काला गडेरदार तना उसके सामने ठठरी हुई वायु, निसहाय कांपती भारहीन नीम की पत्तियां चकराती झड़ती रहती, धूल भरी धरती पर लकड़ी की गाड़ियों के पहियों की पड़ी हुई लीक धुंधली सी चमक उठती और बगल वाले मूंगफली के पेंच की एक रस खरखराती आवाज कानों में भरने लगती। बगल वाली कच्ची पगडंडी से कोई गुजरकर टीले के ढलान से तालाब की निचाई में उतर जाता, जिसके गंदले पानी में कूड़ा तैरता रहता। सूअर कीचड़ में मुंह डालकर उस कूड़े को रौंदते दोपहर सिमटती और शाम की धुंध छाने लगती, तो वह लालटेन जलाकर छप्पर के खंभे की कील में टांग देता और उसके थोड़ी ही देर बाद अस्पताल वाली सड़क से बच्चन सिंह एक काले धब्बे की तरह आता दिखाई पड़ता। गहरे पड़ते अंधेरे में उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता और जगपति के सामने जब वह आकर खड़ा होता तो वह उसे बहुत विशाल सा लगने लगता, जिसके सामने उसे अपना अस्तित्व डूबता महसूस होता। एक आध बिक्री की बातें होती, तब दोनों के घर की ओर चल देते। घर पहुंचकर बच्चन सिंह कुछ देर जरूर रुकता, बैठता, इधर उधर की बातें करता। कभी मौका पड़ जाता तो जगपति और बच्चन सिंह की थाली भी साथ लग जाती। चंदा सामने बैठकर दोनों को खिलाती। बच्चन सिंह बोलता जाता, क्या तरकारी बनी है, मसाला ऐसा पड़ा है, उसकी भी बहार है और तरकारी का स्वाद भी न मरा है। होटलों में तो यह मसाला ही मसाला रहेगा, यह सिर्फ तरकारी ही तरकारी। वाह वाह क्या बात है, अंदाज की। और चंदा बीच बीच में
टोक कर बोलती जाती, इन्हें तो जब तक दाल में प्याज का भुना घी न मिले तब तक पेट में नहीं भरता। या सिरका अगर इन्हें न मिले या इनको सिरका इन्हें मिल जाए तो समझो सब कुछ मिल गया। पहले मुझे सिरका न जाने कैसा लगता था, पर अब ऐसा जबान पर चढ़ा है कि यह इन्हें कागज़ सी पतली रोटी पसंद है नहीं ही नहीं आती। अब मुझसे कोई पतली रोटी बनाने को कहे तो बनती ही नहीं, आदत पड़ गई है और फिर मन ही नहीं करता। पर चंदा की आंखें बच्चन सिंह की थाली पर जमी रहती। रोटी निपटी तो रोटी परोस दी, दाल खत्म नहीं हुई तो भी एक चमचा और परोस दी, और जगपति सिर झुकाए खाता रहता। सिर्फ एक गिलास पानी मांगता और चंदा चौंक कर पानी देने से पहले कहती, अरे तुमने तो कुछ लिया भी नहीं। कहते कहते वह पानी दे देती और तब उसके दिल पर गहरी सी चोट लगती। न जाने क्यों वह खामोशी की चोट उसे बड़ी पीड़ा दे जाती, और वह अपने को समझा लेती कि कोई मेहमान तो नहीं मांग सकते थे तो भूख नहीं होगी। जगपति खाना खाकर टाल पर लेटने चला जाता, क्योंकि अभी तक कोई चौकीदार नहीं मिला था। छप्पर के नीचे तख्त पर जब वह लेटता तो अनायास ही उसका दिल भर आता। पता नहीं कौन कौन से दर्द एक दूसरे से मिलकर तरह तरह की टीस, चटक और ऐंठन पैदा करने लगती। कोई एक रग दुखती तो वह सहलाता भी। जब सभी नसें चटकती हैं तो कहाँ कहाँ राहत का अकेला हाथ सहलाए। लेटे लेटे उसकी निगाह ताड़ की उस ओर बनी पुख्ता कब्र पर जम जाती, जिसकी सिरहाने कटीला बबूल का एकाकी पेड़ सुन्न सा खड़ा रहता, जिस कब्र पर एक पर्दा नसीन औरत बड़े लिहाज से आकर सवेरे सवेरे बेला और चमेली के फूल चढ़ा जाती, घूम घूम कर उसके फेरी लेती और माथा टेक कर कुछ कदम उदास सी चलकर एकदम तेजी से मुड़कर बिसातियों के मोहल्ले में खो जाती। शाम होते फिर आती, एक दिया बारती और अगर की बत्तियां जलाती, फिर मुड़ते हुए ओढ़नी का पल्ला कंधों पर डालती तो दिए की लौ कांपती कांपती बुझ जाती और उसके कदम बढ़ चुके होते। पहले धीमे धीमे थके, उदास से और तेज सदे सामान्य से, और वह फिर उसी मोहल्ले में खो जाती। और तब रात की तन्हाइयों में बबूल के कांटों के बीच उस साए साए करते ऊंचे नीचे मैदान में जैसे उस कब्र से कोई रूह निकलकर निपट अकेली भटकती रहती। तभी ताड़ पर बैठे सुर्ख गर्दन वाले सिग्ध मनहूस सी आवाज में किलबिला उठते और ताड़ के पत्ते भयानकता से खड़बड़ा उठते। जगपति का बदन कांप जाता और वह भटकती रूह जिंदा रह सकने के लिए जैसे कब्र की ईंटों में बबूल के साया के तले दुबक जाती। जगपति अपनी टांगों को पेट से भींचकर कंबल में मुंह छुपा औंधा लेट जाता। तड़के ही ठेके पर लगे लकड़हारे लकड़ी चीरने आ जाते। तब जगपति कंबल लपेट घर की ओर चला जाता। राजा रोज सवेरे टहलने जाते थे। माँ सुनाया करती थी, एक दिन जैसे ही महल के बाहर निकलकर कि सड़क पर झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी उन्हें देखती ही अपना झाड़ू पंजा पटक कर माथा पीटने लगी और कहने लगी, हाय राम, आज राजा निर्बंसिया का मुँह देखा। न जाने रोटी भी नसीब होगी कि नहीं, न जाने कौन सी विपद टूट पड़े। राजा को इतना दुख हुआ कि उल्टे पैरों महल को लौट गए। मंत्री को हुक्म दिया कि उस मेहतरानी का घर नाच से भर दें। और सब राजसी वस्त्र उतार राजा के उसी क्षण जंगल की ओर चले गए। उसी रात रानी को सपना हुआ कि कल रात तेरी मनोकामना पूरी करने वाली है। रानी बहुत पछता रही थी, पर फौरन ही रानी राजा को खोजती खोजती उस सराय में पहुंच गई जहां वह टिके हुए थे। रानी भेष बदलकर सेवा करने वाली भटियारिन बनकर राजा के पास रात में पहुंची, रात भर उनके साथ रही और सुबह राजा के जगने से पहले उस सराय छोड़ महल में लौट आई। राजा सुबह उठकर दूसरे देश की ओर चले गए। 2 दिनों में राजा के निकलने की खबर राज भर में फैल गई। राजा निकल गए, चारों तरफ यही खबर थी। और उस दिन टोले मोहल्ले के घर के हर आंगन में बरसात के मेघ की तरह यह खबर बस कर फैल गई कि
चंदा के बच्चा होने वाला है। नुक्कड़ पर जमुना सुनार की कोठरी में फिकती सुरही रुक गई। मुंशी जी ने अपना मिजान लगाना छोड़ विस्तारित नेत्रों को से ताक कर खबर सुनी। बंसी गिराने वाले ने कुएं में से आधी रस्सी खींच डोल मन पर पटक कर सुना। सुदर्शन दर्जी ने मशीन के पहिए को हथेली से रगड़ कर रोक कर सुना। हंसराज पंजाबी ने अपनी नील लगी मलगुजी कमीज की आस्तीन चढ़ाते हुए सुना। और जगपति की बेवा चाची ने औरतों के जमघट में बड़े विश्वास पर खेद भरे स्वर में सुनाया। आज 6 साल हो गए शादी को, न बाल है न बच्चा, न जाने किसका पाप है उसके पेट में और किसका होगा सिवा उस मुसंडे कंपाउंडर के। न जाने कहाँ से कुलच्छनी इस मोहल्ले में आ गई। इस गली की तो पुश्तों से ऐसी मर्जाद रही है कि गैर मर्द औरत की परछाई तक नहीं देख पाए। यहाँ के मर्द तो बस अपने घर की औरतों को जानते हैं, उन्हें तो पड़ोसी के घर की जनानियों की गिनती तक नहीं मालूम। यह कहते कहते उनका चेहरा तमतमा आया और सब औरतें देवलोक की देवियों की तरह गंभीर बनी, अपनी पवित्रता की महानता के बोझ से दबी धीरे धीरे खिसक गईं। सुबह यह खबर फैलने से पहले जगपति टाल पर चला गया था, पर सुनी उसने भी आज ही थी। दिन भर वह तख्त पर कोने की ओर मुँह किए पड़ा रहा, न ठेले की लकड़ियाँ चिराई, न बिक्री की ओर ध्यान दिया, न दोपहर का खाना खाने ही घर ही गया। जब रात अच्छी तरह फैल गई, वह हिंसक पशु की भांति उठा और अपनी अंगुलियां चटकाई। मुट्ठी बांधकर बाह का जोर देखा तो नसें तनी और बाह में कठोर कंपन सा हुआ। उसने 3-4 पूरी सांसें खींची और मजबूत कदमों से घर की ओर चल पड़ा। मैदान खत्म हुआ, कंकड़ की सड़क आई, सड़क खत्म हुई, गली आई, पर गली के अंधेरे में घुसते ही वह सहम गया, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से उसे पकड़कर सारा रक्त निचोड़ लिया। उसकी फटी हुई शक्ति की नस पर हिमशीतल होंठ रखकर सारा रस चूस लिया और गली के अंधेरे की हिकारत भरी कालिक और भी भारी हो गई, जिसने घुसने से उसकी सांस रुक जाएगी और रुक जाएगी। वह पीछे मुड़ा पर रुक गया। फिर कुछ संयत होकर वह चारों तरफ निशब्द कदमों से किसी तरह घर की भीतरी देहरी तक पहुंच गया। दाईं ओर रसोई वाली दहलीज में कुप्पी टिमटिमा रही थी और चंदा अस्त व्यस्त सी दीवार से सिर टेके शायद आसमान निहारते निहारते सो गई थी। कुप्पी का प्रकाश उसके आधे चेहरे को उजागर किए जा रहा था। आधा चेहरा गहन कालिमा में डूबा अदृश्य था। वह खामोशी से खड़ा ताकता रहा। चंदा के चेहरे पर नारी तत्व की प्रौढ़ता आज उसे दिखाई दी। चेहरे की सारी कमनीयता न जाने कहाँ से खो गई, उसका छूतापन न जाने कहाँ लुप्त हो गया था। फूला फूला जैसे टहनी से तोड़े फूल को पानी में डालकर ताज़ा किया गया हो, जिसकी पंखुड़ियों में टूटने की सुरमई रेखाएं पड़ गई हों, पर भीगने से भारीपन आ गया हो। उसी खुले पैर पर उसकी निगाह पड़ी तो सूजा सा लगा, एड़ियाँ भरी सूजी और नाखूनों के पास अजब सा सूखापन। जगपति का दिल एक बार महसूस उठा। उसने चाहा कि बढ़कर उसे उठा ले, अपने हाथों से उसका पूरा शरीर छू छू कर सारा कलुष पोंछ दे, उसे अपनी सांसों की अग्नि में तपा कर एक बार फिर पवित्र कर ले और उसकी आंखों की गहराई में झांक कर कहे, देवलोक के किस शापवश निर्वासित हो तुम? इधर आ गई चंदा। यह शाप तो अमिट था। तभी चंदन ने हड़बड़ा कर आंखें खोली। जगपति को सामने देख उसे लगा कि वह एकदम नंगी हो गई हो। अतिशय लज्जित हो उसने अपने पैर समेट लिए, घुटने से धोती नीचे सरकाई और बहुत संयत सी उठकर रसोई के अंधेरे में खो गई। जगपति एकदम हताश हो वहीं कमरे की दोपहरी पर चौखट के से सिर टिकाए बैठ गया। नजर कमरे में गई तो लगा कि पराये स्वर यहाँ गूंज रहे हैं, जिनमें चंदा का भी एक स्वर है। एक तरफ घर के हर कोने में अंधेरे सैलाब की तरह बढ़ता आ रहा था। एक अजीब निस्तब्धता, असमंजसता, गति पथभ्रष्ट शक्लें पर आकारहीन। खाना खा लेते चंदा का स्वर कानों में पड़ा। वह अनजाने ऐसे उठ बैठा जैसे तैयार हो बैठा हो। उसकी बात की आज तक उसने अवज्ञा न की थी। खाने तो बैठ गया,
पर कौर नीचे नहीं सरक रहा था। अभी चंदा ने बड़े सधे शब्दों में कहा, कल गांव जाना चाहती हूँ मैं। जैसे वह इस सूचना से परिचित था, बोला, अच्छा। चंदा फिर बोली, मैंने बहुत पहले घर चिट्ठी डाल दी थी, भैया कल लेने आ रहे हैं। तो ठीक है, जगपति वैसे ही डूबा डूबा बोला। चंदा का बांध टूट गया। वह वहीं घुटने मुंह दबाकर कातर सी फबक फबक कर रो पड़ी। न उठ सकी न हिल सकी। जगपति क्षण भर को विचलित हुआ, पर जैसे जम जाने के लिए उसके होंठ फड़के और क्रोध के ज्वालामुखी को जबरन दबाते हुए वह फूट पड़ा, यह सब मुझे क्या दिखा रही हो, बेशर्म बेगैरत। उस वक्त नहीं सोचा था जब मेरी लाश तले। तब की बात झूठ है। सिसकियों के बीच चंदा का सर फूटा। लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया। एक भरपूर हाथ चंदा की कनपटी पर आग सुलगाता पड़ा और जगपति अपनी हथेली दूसरी से दबाता खाना छोड़ कोठरी में घुस गया और रात भर कुंडी चढ़ाए उसी कालिक में घुटता रहा। दूसरे दिन चंदा घर छोड़कर गांव चली गई। जगपति पूरा दिन और रात टाल पर ही काट देता। उसी वीराने में तालाब के बगल के कब्र, बबूल और ताड़ के पड़ोस में मन पर मुर्दा हो गया था। जबरदस्ती वह अपने को वहीं रोके रहता। उसका दिल होता कहीं निकल जाए, पर ऐसी कमजोरी उसके तन और मन को खोखला कर रही थी कि चाहने पर भी वह जा नहीं पाता। हिकारत भरी नजरें सहता, पर वह वहीं पड़ा रहता। काफ़ी दिनों के बाद जब नहीं रह गया तो एक दिन जगपति घर पर ताला लगा नज़दीक के गांव में लकड़ी कटाने चला गया। उसे लग रहा था कि अब वह पंगु हो गया है, बिल्कुल लंगड़ा, एक रेंगता कीड़ा जिसके न आँख है, न कान है, न मन, न इच्छा। वह उस बाग में पहुंच गया जहां खरीदे पेड़ कटने थे। दो आरे वालों ने पतले पेड़ के तने पर आरा रखा और कर आबाद शोर शुरू हो गया। दूसरे पेड़ पर बन्ने और सकूरे की कुल्हाड़ी बज उठी और गांव से दूर उस बाग में एक लयपूर्ण शोर शुरू हो गया। जड़ पर कुल्हाड़ी पड़ते तो पूरा पेड़ थर्रा जाता। करीब के खेत की मेड़ पर बैठे जगपति का शरीर भी जैसे कांप उठता। चंदा ने कहा था, लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया, क्या वह ठीक कहती थी? क्या बच्चन सिंह ने टाल के लिए जो रुपए दिए थे उसका ब्याज इधर चुकता हुआ? क्या सिर्फ वही रुपए आग बन गए जिसकी आंच में वह सहनशीलता, विश्वास और आदर्श मोम से पिघल गए? सकूरे बाग से लगे दड़े पर किसी ने आवाज़ लगाई। सकूरे ने कुल्हाड़ी रोककर वहीं से हाँक लगाई। कोने के खेत से लीक बनी। जरा मोड़ पर मार कर मोड़ मारकर नगा पर लगा गाड़ी। मोड़कर सीधे रास्ते में गाड़ी को मोड़कर लगा दो। जगपति का ध्यान भंग हुआ। उसने मुड़कर दड़े पर आंखें गड़ाई। दो भैंसा गाड़ियां लकड़ी भरने के लिए आ पहुंची। शकूर ने जगपति के पास आकर कहा, एक गाड़ी का भुर्त तो हो गया, बल्कि 1.5 का। अब इस पतरिया पेड़ को न छांट दें। जगपति ने उस पेड़ की ओर देखा जिसे काटने के लिए शकूरे ने इशारा किया था। पेड़ की शाख हरी भरी पत्तियों से थी। वह बोला, अरे यह तो हरा है, अब इसे छोड़ दो। हरा होने से क्या, उखट हो गया है, न फूल है न फल, न फूल का है न फल का। अब कौन इसमें फल फूल आएंगे? 4 दिन में पत्ती झुरा जाएंगी। शकूरे ने पेड़ की ओर देखते हुए उस्तादी अंदाज से कहा, जैसा ठीक तुम। जगपति ने कहा और उठकर मेड़ पक्के हो कुएं पानी पीने चला गया। मेड़ पानी पीने कुएं की तरफ चला गया। दोपहर ढलते गाड़ियां भरकर तैयार हुईं और शहर की ओर रवाना हो गईं। जगपति को उनके साथ जाना आना पड़ा। गाड़ियां लकड़ी से लदी शहर की ओर चली आ रही थी और जगपति गर्दन झुकाए कच्ची सड़क की धूल में डूबा भारी कदमों से धीरे धीरे उन्हीं की बजती घंटियों के साथ निर्जीव सा बढ़ता जा रहा था। कई बरस बाद राजा परदेश से बहुत सा धन कमा कर गाड़ी में लाद कर अपने देश की ओर लौटे माँ सुनाया करती थी। राजा की गाड़ी का पहिया महल से कुछ दूर पतेल की झाड़ी में उलझ गया। हर तरह कोशिश की पर पहिया न निकला।
तब एक पंडित ने बताया कि सकट के दिन का जन्मा बालक अगर अपने घर की सुपारी लाकर इसमें छुआ दे तो पहिया निकल जाएगा। वहीं दो बालक खेल रहे थे। उन्होंने यह सुना तो कूद कर पहुँचे और कहने लगे कि हमारी पैदाइश सकट की है, पर सुपारी तब लाएंगे जब तुम आधा धन देने का वादा करो। राजा ने बात मान ली। बालक दौड़े दौड़े घर आए, सुपारी लाकर छुआ दी, फिर घर का रास्ता बताते आगे आगे चले। आखिर गाड़ी महल के सामने उन्होंने रोक ली। राजा को बड़ा अचरज हुआ कि हमारे महल में ये दो बालक कहाँ से आ गए। भीतर पहुँचे तो रानी खुशी से बेहाल हो गई, पर राजा ने यह पहले उन बालकों के बारे में पूछा तो रानी ने कहा ये दोनों बालक उन्हीं के हैं, उन्हीं के राजकुमार हैं। राजा को विश्वास नहीं हुआ। रानी बहुत दुखी हुई। गाड़ियाँ जब टाल पर आकर लगीं और जगपति तख्तर पर हाथ पैर ढीले करके बैठ गया तो पगडंडी से गुजरते मुंशी जी ने उसके पास आकर बताया, अभी उस दिन वसूली में तुम्हें तुम्हारी ससुराल के नज़दीक एक गांव में जाना हुआ तो पता लगा कि 15-20 दिन पहले चंदा के एक लड़का हुआ है। और फिर जैसे मोहल्ले में सुनी सुनाई बातों पर पर्दा डालते हुए भगवान के राज में देर है अंधेर नहीं जगपति भैया। जगपति ने सुना तो पहले उसने गहरी नज़रों से मुंशी जी को ताका, पर वह उनके भीतर उनके तीर का निशाना ठीक ठीक नहीं खोज पाया। पर सब कुछ सहन करते हुए बोला, देर है अंधेर दोनों है। अंधेर तो सरासर है, तिरिया चरित्र है, सब बड़े बड़े हार गए हैं। कहते कहते मुंशी जी रुक गए। पर इस तरह जैसे कोई बड़ी भेद भरी बात है जिससे उसकी गोल होती हुई आंखें समझा देंगी। जगपति मुंशी जी की तरफ ताकता रह गया। मिनट भर मनहूस सा मौन छाया रहा। उसे तोड़ते हुए मुंशी जी बड़ी दर्द भरी आवाज़ में बोले, सुन तो लिया होगा तुमने, क्या कहने की जगपति कह गया। पर उसे लगा कि अभी मुंशी जी उस गांव में फैली बातों को ही बड़ी बेदर्दी से कह डालेंगे। उसने नाहक पूछा। तभी मुंशी जी ने उसकी नाक के पास मुंह ले जाते हुए कहा, चंदा दूसरे के घर बैठी रही है, कोई बदसूदन है वहीं का, पर बच्चा दीवार बन गया है। चाहते तो वो यही है कि मर जाए तो रास्ता खुले, पर राम जी की मर्जी। सुना है बच्चा रहते भी वह चंदा को बैठाने को तैयार है। जगपति की सांस गले में अटक कर रह गई। बस आंखें मुंशी जी के चेहरे पर पथराई सी जा जड़ी थी। मुंशी जी बोले, अदालत से बच्चा तुम्हें मिल सकता है, अब काहे का शर्म लिहाज, अपना कहकर किस मुंह से मांगूं बाबा, हर तरफ तो कर्ज से दबा हूँ, तन से, मन से, पैसे से, इज्जत से, किसके बल पर दुनिया सजोने के लिए की कोशिश करूं। कहते कहते वह अपने में खो गया। मुंशी जी वहीं बैठ गए। जब रात झुक गई तो जगपति के साथ ही मुंशी जी भी उठे। उसके कंधे पर हाथ रखे उसे गली तक लाए। अपनी कोठरी आने पर पीठ सहलाकर उन्होंने उसे छोड़ दिया। वह गर्दन झुकाए गली के अंधेरे में उन्हीं के ख्यालों में डूबा ऐसा चला आया जैसे कुछ हुआ ही न हो। पर कुछ ऐसा बोझ था जो न सोचने देता था और न समझने। जब चाची की बैठक के पास गुजरने लगा तो सहसा उसके कानों में भनक पड़ी, आ गए सत्यानाशी कुलबोरन। उसने जरा नज़र उठाकर देखा तो गली की चाची भौजाइयाँ बैठक में जमा थीं और चंदा की चर्चा छिड़ी थी, पर वह चुपचाप निकल गया। इतने दिनों बाद ताला खोला और बरोठे के अंधेरे में कुछ सूझ न पड़ा तो एकाएक वह रात उसकी आंखों के सामने घूम गई जब वह अस्पताल से चंदा के साथ लौटा था। बेवा चाची का वह जहर बुझा तीर आ गए राजा निर्बंसी अस्पताल से, और आज सत्यानाशी कुलबोरन और स्वयं उसका वह वाक जो चंदा को छेद गया था, तुम्हारे कभी कुछ ना होगा। और उस रात की शिशु चंदा का लड़का हुआ है, वह कुछ और जनती आदमी का बच्चा ना जनती, और कुछ जनती कंकड़ पत्थर वह नारी न बनती, बच्ची ही बनी रहती उस रात की शिशु चंदा। पर चंदा यह सब क्या करने जा रही, उसके जीते जी वह दूसरे के घर बैठने जा रही है। कितने बड़े पाप धकेल दिया चंदा को। पर उसे अभी भी कुछ सोचना चाहिए, आखिर क्या। पर मरे जीते तो यह सब अच्छा नहीं। वह इतनी घृणा बर्दाश्त करके भी जीने को तैयार है, या मुझे जलाने को। वह मुझे नीच समझती है, कायर नहीं तो एक बार खबर लेती, बच्चा हुआ तो पता लगता। पर नहीं, वह उसका कौन है,
कोई भी नहीं, औलाद ही तो वह स्नेह की धुरी है जो आदमी और औरत के पहियों को साध कर तन के दलदल से पार ले जाती है। नहीं तो हर औरत वैश्या है और हर आदमी वासना की कीड़ा है। तो क्या चंदा औरत नहीं है रही? वह जरूर औरत थी, पर स्वयं मैंने उसे नरक में डाल दिया। वह बच्चा मेरा कोई नहीं, पर चंदा तो मेरी है। एक बार उसे ले आता, फिर यहाँ रात के मोहक अंधेरे में उसके फूल से अधरों को देखता, निर्द्वंद सोई पलकों को निहारता, सांसों की दूध से छूती महक को समेट लेता। आज का अंधेरा घर में तेल भी नहीं जो दिया जला ले, और फिर किसके लिए कौन जलाए? चंदा के लिए, पर उसे तो बेच दिया था। सिवा चंदा के कौन सी संपत्ति उसके पास थी जिसके आधार पर कोई कर्ज देता? कर्ज न मिलता तो ये सब कैसे चलता? काम पेड़ कहाँ से कटते? और तब सपूरे के वे शब्द उसके कानों में गूंज गए। हरा होने से क्या उखड़ तो गया है? वह स्वयं भी तो एक उगता हुआ पेड़ है, न फल का न फूल का, सब व्यर्थ ही तो है। जो कुछ सोचा उस पर कभी विश्वास न कर पाया। चंदा को चाहता रहा, पर उसके दिल में चाहत न जगा पाया। उसे कहीं से एक पैसा मांगने पर डांटता रहा, पर खुद लेता रहा। और आज वह दूसरे के घर बैठ रही है। उसे छोड़कर वह अकेला है। हर तरफ बोझ है जिसमें उसकी नस नस कुचली जा रही है, रग रग फट रही है। और वह किसी तरह टटोल कर भीतर घर में पहुंचा। रानी अपने कुल देवता के मंदिर में पहुंची। माँ सुनाया करती थी, अपने सती तत्व के सिद्ध करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। राजा देखते रहे, कुल देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी दैवी शक्ति से दोनों बालकों को तत्काल जन्मे शिशुओं में बदल दिया। रानी की छातियों में दूध भर आया और उनमें से धार फूट पड़ी जो शिशुओं के मुंह में गिरने लगी। राजा को रानी के सतीत्व का सबूत मिल गया। उन्होंने रानी के चरण पकड़ लिए और कहा कि तुम देवी हो, ये मेरे ही पुत्र हैं। उस दिन राजा ने फिर से राजकाज संभाल लिया। पर उसी रात जगपति अपना सारा कारोबार त्याग अफीम और तेल पीकर मर गया, क्योंकि चंदा के पास कोई दैवी शक्ति नहीं थी। जगपति राजा नहीं, बच्चन सिंह कंपाउंडर का कर्जदार था। तेल और अफीम पीकर जगपति की मृत्यु हुई है। राजा ने दो बातें की, माँ सुनाती थी। एक तो रानी के नाम से उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बनवाया, और दूसरे राज के नए सिक्कों पर बड़े राजकुमार का नाम खुदवा कर चालू किया, जिससे राजभर में अपने उत्तराधिकारी की खबर हो जाए। जगपति ने मरते वक्त दो पर्चे छोड़े, एक चंदा के नाम, दूसरा कानून के नाम। चंदा को उसने लिखा था, चंदा मेरी अंतिम चाह यही है कि तुम बच्चे को लेकर चली आना। अभी एक दो दिन मेरी लाश की दुर्गति होगी, तब तक तुम आ सकोगी। चंदा आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है। मैं बहुत पहले मर चुका था। बच्चे को लेकर चली आना, जरूर चली आना। दूसरी चिट्ठी कानून को लिखी थी, किसी ने मुझे मारा नहीं, किसी आदमी ने नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरे जहर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा। उसमें जहर है, मैंने अफीम नहीं रुपए खाए हैं। उन रुपयों में कर्ज का जहर था, उसी ने मुझे मारा है। मेरी लाश तब तक न जलाई जाए जब तक चंदा बच्चे को लेकर न आ जाए। आग बच्चे से दिलवाई जाए बस। माँ जब कहानी समाप्त करती थी तो आसपास बैठे बच्चे फूल चढ़ाते। मेरी कहानी भी खत्म हो गई। मैंने पूरी कहानी का लाइन बाय लाइन वाचन किया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी थी, काफ़ी बड़ी कहानी थी, जो मैंने इतनी मेहनत से आपको पूरी एक एक कहानी का वाचन किया है। ज़रूर सुनिएगा ध्यान लगाकर। धन्यवाद।